नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में जो हम सभी पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे एनसीएफ 2022-23 पर बात करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। यह एनसीएफ 2022-23 से बात किया जाए तो आप सभी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बात करेंगे EMRS के लिए ध्यान दें, और सीटेट के बच्चे और DSSB के जो बच्चे हैं इन सभी के लिए प्रैक्टिस या जो लेक्चर होगा बेहद इंपॉर्टेंट होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समझने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन तरीके से आप कोशिश करेंगे सीखने का। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। ध्यान देंगे जो एनसीएफ 2022-23 की बात करेंगे दोस्त, इसमें क्या क्या चर्चा करने वाले हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसमें जो हम देखेंगे वह देखेंगे एनसीएफ 2023 के अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन थे, और साथ ही साथ बात करेंगे एनईपी और एनसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर कि एनईपी और एनसीएफ में क्या क्या बातें कही गई हैं। एनसीएफ 2023 के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, एनसीएफ 2023 के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे, एनसीएफ जो 2023 कब लागू हुआ, यहाँ ध्यान दें, यहाँ 2022 नहीं है, यहाँ 2023 है, और एनसीएफ 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तो सीखेंगे, समझेंगे और बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे समझने की। तो दोस्त, बात किया जाए तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। कंप्लीट कोर्स आप सभी के साथ होगा, आप 1 साल की वैधता के साथ इसे परचेज कर सकते हैं। और बात करें 130 घंटे की क्लास होगी दोस्त। बात करें 2 नंबर दिए गए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हम सभी जो बात करेंगे एनसीएफ 2023 पर बातें करने वाले हैं, तो बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और ध्यान देते हुए चलेंगे क्या क्या बातें कही गई। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पेपर के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो एनसीएफ जो 2023 है, इसमें क्या कहा गया 2023 के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ का मसौदा अब कब तैयार किया गया, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे 6 अप्रैल 2023 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो कब जारी किया गया यह भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इस मसौदे में भाषा सीखने, कला सीखने तथा शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण तथा बोर्ड शिक्षा और कई अन्य विषयों को संबंधित किया गया है। अगर आपसे दोस्त बात किया जाए इस मसौदे पर, जो यह मसौदा बना जो एनसीएफ 2023 है, यह किस पर फोकस करती है, तो आप सीधा बताएंगे भाषा के सीखने पर, साथ ही साथ कला सीखने पर, शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से और बोर्ड परीक्षा और अन्य विषयों को संबंधित किया गया है। आगे बात करेंगे, ध्यान दें दोस्त, कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, मतलब NCERT ने हाल ही में एनसीएफ 2023 जारी किया गया। बात ध्यान दें दोस्त, अगर आपसे पूछे एनसीएफ कौन तैयार करता है, आपसे पूछा जाए एनसीएफ कौन बनाता है, तो आप कहेंगे एनसीईआरटी के द्वारा बनाई जाती है। और ध्यान दें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी है, और बात करें 2020 के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ विकसित की गई थी। ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीएफ क्यों बनता है, तो आप दोस्त कहेंगे जो एनईपी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसी को क्या करने के लिए, उसी को सुविधाजनक बनाने के लिए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा विकसित की गई। ध्यान दें, पहला एनसीएफ अगर आपसे पूछे, पहला एनसीएफ 1986 में जारी किया गया था। ध्यान दें, उससे पहले भी एनसीएफ आया था 1986 के, पर ध्यान देंगे पहले आया था जो एनसीएफ 1900 बात करें, ध्यान देंगे 1968 में आया था, 1968 में, ध्यान दें 1968 में आया था, फिर 1975 में आया था, फिर 88 में आया था, और साथ ही साथ बात करें सन 2000 में आया, 2005 में आया। इन सभी को आप लोग ध्यान देंगे, तो ये सारी चीजें पेपर में पूछा जा सकता है। और आपसे 1900 कितने में आया था, 1975 में आया था। बात करेंगे दोस्त, जो यहाँ पर एनसीएफ जो 1986 लिखा गया है, जारी किया गया था पहला एनसीएफ, तो एनसीएफ या एनईपी जारी किया गया था 1986 में। क्या आया था, एनईपी 1986 में आया था, ना कि एनसीएफ आया था, 1988 में आया था। इसके बाद
सन 2000, 2005 और 2020 में संशोधन किया गया। एनसीएफ के ध्यान दें, और एनसीएफ के संशोधनों से बदलते शैक्षिक परिदृश्य को ध्यान में रखा गया है। जैसे ध्यान दें, जैसे बात करें अकादमिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में नए विकास बदलने सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में तथा छात्रों और समाज की बढ़ती जरूरतों के हिसाब से यह एनसीएफ बनाया गया है। क्या बनाया गया? यह एनसीएफ बनाया गया है दोस्त। आगे बात करेंगे, आगे ध्यान दें तो यहां पर ध्यान देंगे कि आगे ध्यान देंगे दोस्त, इसे समझते हुए चलेंगे। आगे कहा गया इसके सदस्य कौन कौन थे, सदस्य की बात करेंगे। यहां तो आप सीख गए होंगे, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। जैसे बात किया जाए पहला एनसीएफ की बात करें तो पहला एनसीएफ आपसे पूछे तो 1986 में नहीं आया था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति था। क्या था? एनईपी था। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था 1986 में। उसके पहले 1968 में भी आया था। क्या था? 1968 में भी आया था। तो इसको आप नज़रअंदाज करेंगे। यहाँ तो जो मिसप्रिंट किया है, मतलब साफ जो है सही तरीके से करेक्ट पॉइंट नहीं है, तो अगर आपसे पूछेगा तो बता देंगे। ध्यान देंगे, आगे बात किया जाए मित्र, कहा कि सदस्य की बात करें, मेंबर्स की बात करें तो कहा गया संचालन समिति के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कहेंगे संचालन समिति के अध्यक्ष इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन है। 12 सदस्यीय समिति के अन्य सदस्यों में जो मंजुल भार्गव किसे बनाया गया था? क्योंकि ध्यान दें जो एनईपी बना था, एनईपी जो कस्तूरीरंगन ही थे उसके अध्यक्ष, उन्हीं के थ्रू ये चीजें बनाई गई थी। एनसीएफ भी, जब एनसीएफ बात किया जाए, जब एनसीएफ आता उसी के इर्द गिर्द 1-2 साल बाद एनईपी जब आती है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, तो उसी के इर्द गिर्द मतलब 1 साल या उसी साल के दौरान जो बात किया जाता है एनसीएफ की भी बातें की जाती है। तो एनसीएफ की बातें होती, इसीलिए जो इसका मेंबर की बात करें, जो सदस्य बनाया गया था वह संचालन समिति के अध्यक्ष इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरीरंगन तथा 12 सदस्यीय समिति के अन्य सदस्यों में जैसे मंजुल भार्गव हैं, जो मेडल प्राप्त करता है मिशेल डेनिनो हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे नजमा अख्तर हैं, और जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति, और टीबी कंटीमणि जो आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन सभी को मिलाकर के क्या बनाया गया था? यह सब मिलकर के आपके एनसीएफ का गठन किया था। किसने? एनसीएफ का बनाया था, जो प्रारूप तैयार किया गया था पूरी तरीके से। एनसीएफ 2023 का प्री ड्राफ्ट नवीनतम है, मतलब यह नवीनतम बनाया गया है, और इसमें एनईपी के दृष्टिकोण के अनुरूप कुछ संशोधन शामिल हैं। और जैसे 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव, और 3 से 8 है, 3 से 8वीं कक्षाओं के लिए मूल्यांकन पैटर्न। जैसे आप देखे हैं, जो आपको बोला जाए, अगर आपसे कहा जाए दोस्त, तो आप यह पढ़ चुके होंगे जो एनईपी है, एनईपी की बात किया जाए, एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई है, उसी में बात किया जाए तो आपने पढ़ा था कि जो बच्चा 3 साल का होगा तो बच्चा पढ़ने जाएगा। बच्चा क्या करने जाएगा? पढ़ने जाएगा। और जो पैटर्न बनाया गया वह 5+3+3+4 का पैटर्न बनाया गया। उसी में जो 5 वर्ष का है, मतलब 5 साल का जो पूरा प्रोसेस है, उसी को बात करें जो 3 से 8 वर्ष, मतलब 3 से लेकर बच्चा 3 से 8 वर्ष ही जब जाएगा, मतलब टोटल ध्यान देंगे, बच्चा क्लास जो 3 से 8वीं क्लास तक बच्चा जाएगा, इसका मतलब है 5+3+3। इतना प्रोसेस क्या होगा? इसके मूल्यांकन का पैटर्न भी निर्धारित किया गया, कैसे मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, अभी ध्यान देते हुए चलेंगे। एनसीएफ 2023 संपूर्ण भारतीय स्कूल प्रणाली में 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को संशोधित करता है। तो एनसीएफ क्या करता है? वह संपूर्ण भारतीय, जो बात किया जाए, जो 3 से 8 वर्ष, 3 से 18 वर्षीय जो बच्चे हैं, उनका जो पैटर्न था उनको संशोधित करता है। मतलब या भी एनईपी जो था, एनईपी कहती है कि बच्चा जो 3 से 18 वर्ष का होगा, जिसमें से 5+3+3+5 जो 4 वाला यह पैटर्न देखेंगे, 5+3+3+4 का जो पैटर्न है, इसे क्या करता है? यह भी लागू करता है। साथ ही साथ बात करेंगे स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पुनर्गठन के सभी चरणों पर लागू है।
तो एनसीएफ भी 2030 ये इस पर एनईपी पर लागू है, क्योंकि ध्यान देंगे जो एनईपी और एनसीएफ है कहीं ना कहीं दोनों रिलेट होते हैं, कहीं ना कहीं क्या होते हैं, दोनों रिलेट होते हैं। जो एनईपी बनती है उसी से एनसीएफ बनाया जाता था। तो एनईपी का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोली जाती है। जो एनसीएफ की बात करें जाए तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बोला जाता है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बोला जाता है। मतलब जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मतलब बात करेंगे कैसे सारी चीजें व्यवस्थित की जाएंगी, कैसे उसका जो पाठ्यचर्या चलेगा, पूरा स्कूल का बच्चा सुबह आएगा और शाम तक जब जाएगा तो पूरा प्रोसेस का कब लंच होगा, कब सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, या एनसीएफ का जो काम है, एनसीएफ का काम है। और एनईपी का पूरा प्रोसेस है कि बच्चों का क्या होगा, शैक्षिक क्या उसमें बच्चे का विकास किया जाएगा, किस एज पर कितना चीजें पढ़ाई जाएंगी, ये सब का काम है आपका एनईपी का। तो एनईपी आप समझिए बहुत बड़ा चीज है, और उसमें से एनसीएफ थोड़ा सा कुछ बच्चों के हेल्प के लिए क्या काम किया जाएगा वो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। यही बात कर रहा है स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षिक पुनर्गठन के सभी चरणों पर लागू है। तथा यह बात करें यह एनसीएफ जो मसौदा विकासात्मक परिप्रेक्ष्य किस पर जोर देता है, तो कहेंगे एनसीएफ जो का मसौदा है किस पर जोर देता है, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य और विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाने और 4 अलग अलग शिक्षण चरणों में पाठ्यक्रम में बदलाव पर केंद्रित है, जिसमें से बात किया जाए मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य तथा माध्यमिक स्तर कितने होंगे, जो फंडामेंटल है, मूलभूत हैं, साथ ही साथ बात करें प्रारंभिक है, एक मध्य है, एक माध्यमिक स्तर है। तो क्या आपको मैंने यही तो आपको बताया गया, तो कि जो यहाँ पर बात की जाए जो 4 अलग अलग चरण हैं उसी पर क्या करता है, पाठ्यक्रम में बदलाव पर केंद्रित है। तो यह मूलभूत वाला है, ये प्रारंभिक है, या मध्य है, या माध्यमिक स्तर। जैसे ध्यान दें मूलभूत तो कितना 5 साल होगा, और जो प्रारंभिक होगा वह 3 साल होगा, और 3 साल क्या होगा, मध्य होगा, और 4 साल क्या होगा, वह माध्यमिक स्तर होगा। तो टोटल मिलाकर क्या है, यही तो बच्चे का 12 बच्चे ध्यान देंगे तो 5 + 3 8 हो गया, और 8 3 11 4 15, तो 3 साल का बच्चा होगा तो टोटल 18 वर्ष का तो होगा। तो यही प्रोसेस क्या करता है, जोड़ दिया जाता है। आगे बात किया जाएंगे, आगे ध्यान दें, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ की बात करने वाले, किस पर बात करेंगे, मतलब जो दोनों कैसे रिलेट हैं, कैसे दोनों आपस में जुड़े हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करेंगे, यहाँ 2022 लिखा गया, का लक्ष्य 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ तैयार करना है। अगर आपसे पूछा जाए क्या रेट करने की बात करता है, तो कहा गया कि 4 एनसीएफ, जैसे ध्यान देंगे 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ तैयार करना है। ध्यान देंगे जैसे 4 एनसीएफ कौन कौन सा है, वह तो एक प्रारंभिक, एक फंडामेंटल है, एक 3+4, जैसे 5+3+3+4। तो 4 तरीके से क्या है, इसका पैटर्न तैयार करना, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना था क्या, एनसीएफ का, मतलब चारों स्तर पर चीजें क्या क्या होंगी, जो चारों भागों में बांटा गया है। 5 साल जो 5 वर्ष का, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, जो 3 साल का उसमें क्या होगा, 3 साल जो होगा मध्य वाला क्या होगा, जो माध्यमिक है उसमें क्या होगा। तो पहला जो बात किया जाए, जिसमें से पहले की बात करें तो कहता है कि 4 तरीके से एनसीएफ तैयार किया जाएगा, वह अलग अलग लेवलों पर, जैसे प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा। ध्यान देंगे जो आपका यहाँ ईसीसी वाला कह रहा है कि ईसीसीई वाला जो प्रोसेस है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो ईसीसी का प्रोसेस है वही कह रहा प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। ईसीसी का यही तो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो तैयार करेगा कौन सा, जो या होगा एनसीएफ और ईसीसीई। तो पहला होगा एनसीएफ होगा और ईसीसीई होगा। तो मैंने आपको बताया पहला तो यह स्टार्ट होगा, पहला यह होगा जो 5 वर्षीय होगा। दूसरे में क्या कहा गया कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसमें से क्या होगा एनसीएफ एसीई, क्या होगा एनसीएफ की बात करें एनसीएफ एसीई होगा। आगे बात क्या होगा, या ध्यान देंगे शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो
तो दूसरा तो पहला तो स्कूली शिक्षा के लिए होगा, पहला तो प्रारंभिक होगा, दूसरा क्या होगा स्कूली शिक्षा के लिए होगा, और तीसरा को शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करना, जिसमें से एनसीएफ टीई होगा। क्या होगा? एनसीएफ टी होगा। और चौथा क्या होगा? वह वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसमें से होगा एनसीएफ एएफ होगा। क्या होगा? एनसीएफ ए होगा। क्या? एनसीएफ ई। तो ये 4 तरीके से पैटर्न तैयार करेगा, 4 तरीके से एनसीएफ तैयार किया जाएगा। तो पहला क्या होगा दोस्त? वह होगा एनसीएफ ईसीसी होगा। दूसरा होगा एनसीएफ जिसमें से एसई होगा, और तीसरा जो होगा एनसीएफ टी होगा, टीचर के लिए होगा। एक जो चौथा होगा वह होगा वयस्क के लिए एई होगा। क्या होगा? वयस्क के लिए होगा, वह बोला जाएगा एई, एनसीएफ एई, एनसीएफ टीई, एनसीएफ एसई और एनसीएफ ईसीसी। यह 4 तरीके से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप जो आपका एनईपी है, एनईपी से मिलजुल करके क्या एनसीएफ तैयार किया जाएगा 4 तरीके से। आगे ध्यान देंगे दोस्त, करा कि एनसीएफ के मौलिक सिद्धांत, यहां से चीजें महत्वपूर्ण है। एनसीएफ जो 2023 है, जो 2022-23 है, इसमें बात किया जाए तो आपसे जो मौलिक क्या है, मौलिक सिद्धांत इसके क्या है, यहीं से निचोड़ करके यही सबसे ज्यादा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आप समझते हुए सीखते हुए चलेंगे दोस्त। तो पहला क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि समग्र विकास। क्या कहा जा रहा है? पहला कहा जा रहा है कि भैया समग्र विकास करना है बच्चे का। तो इसका ध्यान दे, समझ ही पा रहे हैं मूलभूत सिद्धांत का मतलब है किस पर या जो एनसीएफ 2022-23 है किस पर जोर देगा? तो समग्र विकास पर जोर देगा। तो वही कहा गया एनसीएफ 2023 शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर क्या देता है? जोर देता है। तो किस पर? समग्र, बात करें समग्र दृष्टिकोण पर, जो छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे का होलिस्टिक जो डेवलपमेंट पर बढ़ावा देगा, जिसमें छात्रों के शारीरिक के साथ साथ भावात्मक, मतलब फिजिकल के साथ इमोशनल, और साथ ही साथ सोशल की बात करें, और साथ ही साथ कॉग्निटिव की बात करें, कौशल मतलब स्किल विकसित करना शामिल हो सकता है। मतलब कह रहा है कि भैया समग्र विकास का मतलब आप समझते हैं, कहीं ना कहीं आप फिजिकल उसके अंतर्गत, उसके साथ साथ इमोशनल, उसके साथ साथ सोशल, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बच्चे का जो बात करे जाए वह कॉग्निटिव, इस पर जोर देता है, कौशल को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। तो टोटल इसका मतलब है समग्र विकास। समग्र विकास के अंतर्गत इस बात पर चर्चा की जाती है। आगे बात करेंगे दोस्त, आगे जो पहले तो समग्र विकास पर, दूसरे की बात करें तो यह देखिए इन्फॉर्मेशन है दोस्त, यहाँ पर आप सभी इस पुस्तक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन की पुस्तक है, 5 स्टेट को टारगेट करते हुए पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाई गई है। प्राइस की बात करें 150 रुपये मात्र इसका प्राइस रखा गया है। तो इसे फ्री डिलीवरी के साथ आप सभी क्या कर सकते हैं? इसे परचेज कर सकते हैं। दूसरे की बात करेंगे, दूसरे की समावेशिता पर बात करता है। क्या पर? समावेशिता का क्या मतलब होता है? एनसीएफ 2023 में एक समावेशी शिक्षा प्रणाली के निर्माण को प्राथमिकता देने की संभावना है। जैसे ध्यान देंगे तो समावेशी शिक्षा का मतलब यही तो होता है, आपको मैंने पहले ही बताया है भैया, समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है बिना भेदभाव किए हुए जो हम शिक्षा बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं सभी बच्चों के लिए, वही क्या होती है? समावेशी शिक्षा। मतलब कोई बच्चा सामान्य बच्चा हो, उसके साथ साथ विशिष्ट बच्चे को एक साथ बैठा कर जो भी बिना भेदभाव की शिक्षा प्रोवाइड की जाती है वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो कहते हैं कि भैया समावेशिता पर हम जोर देंगे। समावेशिता पर पहले भी जोर दिया जाता था और अब भी जोर 2023 में बात करें, अब भी बात की जाती है। जैसे 2009 से ही, जब आप ध्यान देंगे 2009 में आरटीई आया, तभी से समावेशी पूरी तरीके से लागू करने की बात कही जाती है। और बात करेंगे जो हाशिए पर रहने वाले, मतलब हाशिए पर रहने वाले जो भैया सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनके पास पैसे नहीं है या किसी तरीके से सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, कारण वही जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, जो समुदाय हैं सहित सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करती है। मतलब कहीं ना कहीं जो हाशिए पर हैं बच्चे, उन सभी समुदाय के बच्चों को एक साथ मिला जुला कर जो हम शिक्षा प्रोवाइड करेंगे वह एनसीएफ जो वह समावेशी शिक्षा के माध्यम से करने वाले हैं। या भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त एक सुरक्षित
और समावेशी स्कूल वातावरण के निर्माण का मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे जैसे भेदभाव अगर बच्चे के साथ, और साथ ही साथ बात करें जो पूर्वग्रह है, मतलब पूर्वाग्रह से मतलब कोई ना कोई जो बायस है उससे बच्चे मान लीजिए जुड़ा हुआ मुक्त करना है, मतलब कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से हटा करके और साथ ही साथ भेदभाव नहीं करते हुए बच्चे को समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। आगे बात कर रहा है कि तीसरे पे बात करेंगे अंतर विषयक शिक्षण। क्या करेगा? अंतर विषयक शिक्षण की बात करें तो एनसीएफ 2023 बहुविषयक शिक्षण की वकालत कर सकता है। मतलब कर सकते का मतलब है करता है, मतलब कहते हैं भैया बहुविषयक के पर जोर दिया जाता है एनसीएफ 2023 में, जो विभिन्न विषयों एवं उसके क्षेत्रों को एकीकृत करता है और छात्रों को उसके बीच संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह छात्रों को दुनिया की व्यापक समझ विकसित करने और उन्हें 21वीं सदी के जटिलताओं के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। ये सारी चीजें हैं 21वीं सदी के लिए बात तैयार कर सकता है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि जैसे बहुविषयक शिक्षण की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी विषयों पर जोर देता है भैया, सभी बच्चों को सभी विषय पढ़ाने के पर जोर देता है, यही बातें कर रहा है। तो विषयक जो शिक्षण है, टीचिंग है, उस पर लर्निंग है, उस पर जोर देता है या एनसीएफ 2022-23। चौथे की बात करें, चौथा कह रहा है योग्यता आधारित शिक्षण पर भी जोर देता है। जो योग्यता आधारित शिक्षण है इस पर ध्यान दें, एनसीएफ 2023 योग्यता आधारित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिसमें से केवल ज्ञान अधिग्रहण के बजाय कौशल दक्षता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। तो कह रहा है कि जैसे आप समझ पा रहे होंगे जो एनसीएफ 2023 है वह कहता है भैया कि हम योग्यता आधारित शिक्षण पर जोर देंगे, और जो आपका पहले से चला आ रहा है ज्ञान अधिग्रहण, मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान पर सिर्फ आपके नॉलेज पर ही हम उस पर बच्चे पर फोकस ना करेंगे, उसके साथ साथ किस पर फोकस करेंगे, बच्चे पर स्किल पर जोर देंगे, कौशल पर बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ बच्चे में जो दक्षता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इस पर बात करें, इसमें आलोचनात्मक चिंतन मतलब आलोचनात्मक सोच, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, जो आलोचनात्मक सोच है और इसके साथ साथ रचनात्मकता, संचार और समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल पर क्या करने की ध्यान केंद्रित करने पर शामिल हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कह रहा है कि योग्यता आधारित शिक्षण का मतलब है जैसे बच्चे की योग्यता को कहीं ना कहीं हमें विकसित आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, वहीं पर कह रहा है कि यह 5 ये जो पॉइंट लिखे गए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा एनसीएफ 2022-23 है या किस पर जोर देता है तो आप कह देंगे कि आलोचनात्मक सोच पर, रचनात्मकता की तरफ ले जाने पर, बच्चे के संचार और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने पर होता है। या हूबहू लाइनें पूछी गई आपके पेपर में एनसीएफ 2022-23 वाली चीजें। करें कि प्रौद्योगिकीकरण का उपयोग क्या बात करेंगे, जैसे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे हम बात करेंगे, या तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का उपयोग है, जो टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस पर भी जोर देने का कहीं ना कहीं एनसीएफ 2022 जोर देता है। कहेंगे कि एनसीएफ 2023 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दे सकता है। साथ ही साथ बात करें और शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने का मार्गदर्शन कर सकता है। इसमें शिक्षण और सीखने के लिए डिजिटल संसाधनों और आकलन और मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल हो सकता है। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों होगा, तो आप सीधा कहेंगे बच्चे का जो असेसमेंट है, बच्चे का जो आकलन है, साथ ही साथ बच्चे का जो इवैल्यूएशन है, जो आपका बच्चे का इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन, तो वह किसके लिए किया जाएगा, कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी के कारण का उपयोग का मतलब यह समझिए कि कहीं ना कहीं जो डिजिटल संसाधन है, मतलब कहीं ना कहीं वह ऑनलाइन तरीके से बच्चों पर मौजूद रहे, डेटा मौजूद रहे, इस पर यूज करने की बात करता है। मतलब मूल्यांकन जो होगा एक तरीके से डिजिटल तरीके से चीजें इस पर फोकस करता है, इसीलिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर भी फोकस किया जाता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2022 है का उद्देश्य अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे भैया उद्देश्य सबसे पहले बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ, इस पर हम बात करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। करब की पाठ्यक्रम का विकास, अब भाई जो इसका उद्देश्य की बात करें पाठ्यक्रम का विकास कैसे किया जाएगा, तो करब की पाठ्यक्रम का विकास की बात करें एनसीएफ का एक मुख्य लक्ष्य पाठ्यक्रम विकास के लिए रूपरेखा पेश करना है। जैसे यह भी एक एनसीएफ का काम है। रूपरेखा के अनुसार पाठ्यक्रम सार्थक, प्रासंगिक
और शिक्षार्थी के विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। तो बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। यह कर कि एनसीएफ जो कहता है कि पाठ्यक्रम हम कैसे तैयार करेंगे, वह बच्चे की एज, बच्चे की जो उम्र है उसको ध्यान में रखते हुए, बच्चे के सार्थकता, जैसे पाठ्यक्रम सार्थक की बात करें तो उसके एज को ध्यान में रखते हुए बच्चे किस एज का है और किस क्लासरूम में है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए प्रासंगिकता की तरफ बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ बात करें बच्चे के विशिष्ट जो आवश्यकताओं को पूर्ति करे, बच्चे के जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, बच्चे को कहीं ना कहीं जो विशिष्ट आवश्यकताएं, बच्चे का जो आलोचनात्मक सोच है, रचनात्मकता की तरफ, इसका मतलब यही है विशिष्ट आवश्यकताएं, इधर फोकस करते हुए चीजों को बनाने की बात करता है, पाठ्यक्रम को जो विकास करने की बात करता है, उद्देश्य इसका है। आगे ध्यान देंगे कर कि शिक्षा शास्त्र का विकास, जो आप ध्यान दें डेवलपमेंट ऑफ पेडागोगी है, इस पे करा कि एनसीएफ सीखने के लिए एक समावेशी और सर्वव्यापी माहौल को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट शिक्षा शास्त्र के महत्व को स्वीकार करता है। तो आप ध्यान देंगे किस पर जोड़ देता है, एक समावेशी और सर्वव्यापी माहौल को बढ़ावा देने के लिए यह विकसित करता है। साथ ही साथ करा कि सक्रिय शिक्षण, जो सक्रिय शिक्षण, छात्र केंद्रित शिक्षण और इंटरेक्टिव जो निर्देश को प्रोत्साहित करने के लिए रूपरेखा जो 5+ जो आप देख पा रहे हैं, ये ईपी का जो पैटर्न था 5+3+3+4 वाला, वह क्या है 5+3+3+4 का जो पैटर्न है, इस पर कहीं ना कहीं डिजाइन करने, शैक्षणिक रणनीति को डिजाइन करने का प्रयास करती है, इस पर कहीं ना कहीं जोर देने पर कोशिश करती है। इसका पेडागोजी के बाद यह समझ गए होंगे, एनसीएफ सीखने के लिए एक समावेशी और सर्वव्यापी माहौल को बढ़ावा देने और साथ ही साथ इस सभी को स्वीकार, उत्कृष्ट बढ़ावा के लिए क्या करती है, शिक्षा शास्त्र को के महत्व को स्वीकार करती है, जो पेडागोगी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। पेडागोगी का मतलब, शिक्षा शास्त्र का मतलब जो पढ़ाने का तरीका है, बच्चे को कैसे, बच्चे को हम आगे ले जाएंगे, बच्चे को कैसे हम सिखाएंगे, इस सारी चीजों पर जोर देने की बात करता है। आगे बात करेंगे यह उद्देश्य एनसीएफ और मूल्यांकन कैसे, मूल्यांकन जो आपका असेसमेंट या इवेल्यूएशन होगा बच्चे का, वह किस एनसीएफ का जो एनसीएफ 2230 है या किस तरह से करने की जोर देती है, कैसे बात करती है, या ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया प्रदान करने का प्रयास करता है जो निष्पक्ष, किस पर जोर देगा, मूल्यांकन पर, करा कि भैया निष्पक्ष तरीके से और साथ ही साथ ईमानदार तरीके से, और करा प्रासंगिक हो, क्योंकि यह समझता है कि सीखने की प्रक्रिया के लिए मूल्यांकन कितना महत्वपूर्ण है। यह ढांचा रचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। जैसे ध्यान देंगे, आपको मैंने बताया कि एनसीएफ की जब आप बात करते हैं, एनसीएफ की दोस्त अगर आप बात करते हैं, ध्यान देंगे एनसीएफ की बात करते हैं आप, तो एनसीएफ की बात किया जाए तो 2005 वाला एनसीएफ है, क्या है 2005 का जो एनसीएफ है, और एनसीएफ जो 22-23 वाला है। यह अगर आपसे पूछे कि भैया किस पर जोर देता, तो आप कहते हैं तुरंत कि बच्चे के रचनात्मकता की तरफ, मतलब बच्चे को रचनात्मक बनाया जाए। किस पर बनाया जाए, बच्चे को रचनात्मक बनाया जाए, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 1975 वाला, 1975, 1988 और साथ ही साथ बात करें सन 2000 जो आपका आया था, क्या एनसीएफ या किस पर जोर देता था, या व्यवहारवाद पर जोर देता था, किस पर, व्यवहारवाद पर जोर देता था। वही चीजें कह रहा है यहां पर, ध्यान देंगे वही चीजें कहने का मतलब कह रहा है कि बच्चे को किस तरीके से जो मूल्यांकन होगा वह किस तरीके से होगा, वह ढांचा जो होगा वह रचनात्मक मूल्यांकन, किस पर, रचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है, जो शिक्षार्थियों को उसके विकास में मदद करने के लिए इनपुट देता है। मतलब बच्चे के इनपुट का मतलब है कहीं ना कहीं सोर्स देता है कि बच्चे का विकास किस तरीके से किया जाए। तो यही मैंने आपको बताया। जो एनसीएफ की बात करें, एनसीएफ आपसे कोई पूछेगा तो आप सीधा बताएंगे एनसीएफ अभी तक 5वीं एनसीएफ है। सबसे पहले 1975 में आई थी, और बात करें दूसरी की बात करें 1988 में आप तुरंत बताएंगे, और तीसरा बताएंगे सन 2000 में आई, और सन 2005 में, और इसके बाद जो 2022-23 वाला है यह चल ही रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह आपका लेटेस्ट है, और लेटेस्ट वाला भी किस पर जोर देता है, यानी एनसीएफ जोर देता है वह किस पर, रचनात्मकता की तरफ। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, यह लाइन पूछी गई है। आगे ध्यान देंगे जो चौथा उद्देश्य है वह क्या है, शैक्षणिक विकास। जो शैक्षणिक विकास कैसे होगा, टीचर डेवलपमेंट कैसे होगा, या एक अच्छा शिक्षण वातावरण बनाने में
शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को जानता है। जैसे जानता है मतलब या कहीं ना कहीं बच्चों का जैसे ट्रेनिंग की बात है, शिक्षण जो प्रशिक्षण होगा वो बेहद अच्छे तरीके से होगा, जिससे कहीं ना कहीं टीचर बेहद अच्छे तरीके से बच्चों को समझा पाए। ध्यान देंगे परिणाम स्वरूप रूपरेखा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाने का प्रयास करता है जो शिक्षकों को आवश्यक ज्ञान, क्षमता और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं जो शैक्षिक विकास की बात करें, कहीं ना कहीं टीचर के ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं विकसित किया जाएगा, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे बच्चे को अच्छे तरीके से सिखाया जा सके। तो ये सारी चीजें क्या हैं, शिक्षा जो एनसीएफ 2022 का उद्देश्य है। आगे ध्यान देंगे, इसमें से कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एनसीएफ 2022 के उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ था। आगे बात करेंगे ग्रेड 2 तक क्या होगा, ग्रेड 2 वाला ध्यान देंगे। एनसीएफ जो ड्राफ्ट का प्रस्ताव है कि लिखित परीक्षा और मूल्यांकन उपकरण बच्चे के ज्ञान की गणना के लिए आदर्श क्या है, आदर्श माध्यम है। अगर आपसे करें कहेंगे भैया कि जो ध्यान दें, जो बच्चे का लिखित परीक्षा है, जो लिखित परीक्षा होता है और मूल्यांकन होता है, या बच्चे के क्या ज्ञान की गणना के लिए क्या है, एक आदर्श माध्यम है। बुनियादी स्तर पर 2 सरल तरीकों को अपनाएं। जो बुनियादी स्तर है, जैसे बच्चे के फंडामेंटल स्टेज रहेगा, बच्चे का फंडामेंटल स्टेज की बात करें, वह बच्चे का माना गया 3 साल से, जब बच्चा 3 साल से ध्यान देंगे 3 साल से जो 8 वर्ष, तो यह फंडामेंटल माना गया है। मतलब 3 वर्ष से मतलब बच्चा जब जो 3 साल पढ़ेगा, आप जानते हैं ईसीसी के माध्यम से पढ़ेगा, आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ेगा, 2 साल क्या पढ़ेगा, क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेगा। ये सारी चीजें पर जोर दे, बुनियादी स्तर है। जो 2 सरल तरीकों को अपनाएं। कौन कौन से सरल तरीके होंगे, एक बच्चे के अवलोकन करना, सबसे पहले तो बच्चे का अवलोकन करने पर जोर दिया जाएगा क्लास 2 तक, और दूसरे का जो तरीका होगा वह करा कि सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विकसित क्षेत्रों को विश्लेषण करता है। तो पहला कहता है भैया बच्चे का जो मूल्यांकन होगा, जो तरीका होगा वह पहले तो आकलन अवलोकन तरीके से होगा। दूसरा जो तरीका कहता है वह सीखने के जो प्रक्रिया है उसको हिस्से को बात करें, वह एक विकसित क्षेत्रों का विश्लेषण करता है। मतलब कहीं ना कहीं उसको आप सोचने की कोशिश कीजिए, बच्चे को कैसे प्रक्रिया में बच्चे को कैसे कैसे हम चीजें सुधार सकते हैं, समझा सकते हैं। आगे बात कर रहा है दोस्त, यहाँ ध्यान देंगे, यूपी 380 पेड का कंप्लीट पैकेज आपके साथ होगा दोस्त। कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, 1299 का है। इंडिविजुअल बैच लेनी है 249 का है। डिटेल बुक लेनी है तो 299 का है। प्रैक्टिस बुक लेनी है तो 90 रुपये का है। कम्बो बुक आपको लेना है 380 का है दोस्त। आप सभी संपूर्ण पुस्तक देख ही पा रहे हैं, संपूर्ण पुस्तक सामग्री है, एक प्रैक्टिस सेट है। तो इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। 2 नंबर दिए गए हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो। और अपनी हिंदी की पुस्तक है ही, इसे आप सभी ऑर्डर कर सकते हो, नंबर दिया गया है। आगे ध्यान देंगे दोस्त, तो जो प्रारंभिक, जो आपने देखा कि प्रारंभिक चरण अब जो 3 से 5 वाला है, ग्रेड 2 की बात करें, ग्रेड 2 वाला की बात करेंगे कि यह प्रारंभिक चरण है और एनसीएफ मसौदा विकास पैटर्न के हिस्से के रूप में लिखित परीक्षाओं को शुरू करने का प्रस्ताव करता है। साथ ही यह जानने के लिए योगात्मक मूल्यांकन भी करें कि बच्चा अगली कक्षा के लिए तैयार है या नहीं। ध्यान देंगे, तो पहले पे जो कह रहा है कि भैया पहले पर या आपका होगा, पहले पे तो कह रहा है कि यहाँ ध्यान देंगे, पहले पे कह रहा है कि जो ग्रेड 2 वाला है इसमें कह रहा है कि भैया बुनियादी स्तर पर 2 तरीके होंगे। एक तो अवलोकन तरीके से बच्चे का मूल्यांकन होगा, जो दूसरा तरीका होगा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा के रूप में होगा, सिखाया कहीं ना कहीं सिखाया बच्चे को जाएगा। और दूसरा प्रारंभिक चरण, जो प्रारंभिक चरण है जो ग्रेड 3 से 5 है, उसमें कह रहा है कि जो या प्रारंभिक चरण की बात करें, यह एनसीएफ मसौदा का ज्ञान, ध्यान देंगे, जो मैंने आपको बताया 3 से 5 क्या है, 5 वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब जो साल 3 वाला है, जो बच्चे क्लास 3, 4, 5 पढ़ेगा, क्लास 3, 4, 5 है, इसी में बात करें जो प्रारंभिक चरण, पहला तो बुनियादी चरण बोला जाता है, दूसरा प्रारंभिक चरण बोला जाता है। वही कह रहा है कि यह प्रारंभिक चरण एनसीएफ मसौदा विकास पैटर्न के हिस्से के रूप में लिखित परीक्षाओं को शुरू करने का प्रस्ताव करता है। साथ ही यह जानने के लिए योगात्मक मूल्यांकन करें। मतलब कि यह योगात्मक मतलब क्लास 2 तक कोई मतलब क्लास जो बच्चा ईसीसी के माध्यम से कहीं ना कहीं वह आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहा है, और बच्चा क्लास 1 और क्लास 2 में जो पढ़ रहा है, वहां पर कोई बच्चे का परीक्षा नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं, बस परीक्षा इस तरीके से होगा, अवलोकन तरीके से होगा, कहीं सीखने का हिस्सा के तौर पर वह
चीज़ें ली जाएंगी। लेकिन जब बच्चा क्लास 3, 4, 5 में रहेगा बच्चा, तो कहीं ना कहीं बच्चे का योगात्मक परीक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। योगात्मक परीक्षा का मतलब साल के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं उस पर कहीं ना कहीं कह रहा भैया जोर दीजिए। और उससे क्या होगा कि बच्चे को क्लास जो बच्चा क्या कुछ सीख पा रहा है कि नहीं, दूसरे क्लास में आप कैसे भेजेंगे, किस बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम मूल्यांकन करना जरूरी है। वही बात कर रहा है। आगे कह रहा मध्य चरण, जो क्लास बच्चा 6, 7, 8 पढ़ेगा, जो आपने देखा कि 5+3+3 वाला है, वह क्लास 6, 7, 8 पढ़ेगा, वही पर मध्य चरण वाला। करें एनसीएफ ड्राफ्ट के अनुसार जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें 6 to 8 की बात करें मध्य चरण है, और छात्रों को अगले माध्यमिक चरण के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं वह बेहद इंपॉर्टेंट है। और जब बच्चा माध्यमिक स्तर पर जाएगा, मध्य स्तर के बाद माध्यमिक स्तर पर जाएगा, क्लास 9, 10, 11, 12 की बात करें, उसकी बात करता है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। या पाठ्यक्रम परियोजनाओं, किस पर होगा या पाठ्यक्रम परियोजना पर होगा, प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा, प्रयोगों पर होगा, कहीं ना कहीं डेटाबेस पर होगा, रोल प्ले और जांच जैसी वैचारिक क्षमताओं पर केंद्रित होगा। किस पर है, जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो माध्यमिक स्तर है इन सभी पॉइंट को ध्यान में दिया जाएगा। तो यहां पर तो आपसे कह रहा है योगात्मक मूल्यांकन होगा, कहीं ना कहीं दूसरे पे कह रहा है कि भैया यहां पर तो परियोजना के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से, इस सभी पर जोर दिया जाएगा। और कह रहे वर्ष के अंत, मध्यावधि और इकाई के अंत में उनके ज्ञान को संश्लेषित करने के लिए समय समय पर सहमति का संचालन करें। मतलब कहीं ना कहीं वर्ष के अंत में जो योगात्मक परीक्षा होगा और कहीं ना कहीं जो छमाही तिमाही परीक्षाएं उसको भी करने की बात करता है, मतलब 6 to 8 में। आगे ध्यान देंगे, करें कि माध्यमिक स्तर की बात करें, माध्यमिक स्तर जो 9 से लेकर 12 तक है, करें ग्रेड 9 और 10 मतलब 9 से 10 दोनों के लिए 16 आवश्यक पाठ्यक्रम होंगे। क्या होंगे? 16 आवश्यक पाठ्यक्रम होंगे। प्रत्येक ग्रेड में 8 बुनियादी पाठ्यक्रम होंगे, जो क्या होंगे 18 में क्या होंगे 8 जो बुनियादी पाठ्यक्रम है, जिसमें छात्रों को 8 आवश्यक पाठ्यक्रमों में से 2 आवश्यक पाठ्यक्रमों को पूरा करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं 8 बुनियादी पाठ्यक्रम है, उसमें से कहीं ना कहीं 2 को पूरा करने पर जोर दिया जाता है। बच्चा जब 9th और 10th में के लिए सेमेस्टर जो संरचित पैटर्न का पालन किया जाएगा, मतलब सेमेस्टर वाइज चीजें होंगी। और क्लास 10 के अंत तक छात्रों को स्पष्ट रूप से क्लास 8 की पूरी करनी होगी, जो दर्शाता है कि उन्हें क्लास 9 और 10 के दौरान 2 आवश्यक पाठ्यक्रम कर्तव्यपूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों पर या बुनियादी जो आपके पाठ्यक्रम है, इसको कहीं ना कहीं 2 तरीके से आवश्यक पाठ्यक्रमों को पूरा करने पर जोर देता 9 और 10 में। आगे कह रहा है कि जो जब बच्चा ग्रेड का 4 की बात की जाए, जो 11th और 12th में जब बच्चा पढ़ेगा, तो कह रहा है क्लास 11-12 के लिए विषयों के आधार पर 8 विकल्प आधारित पाठ्यक्रम क्षेत्र दिखाए जाएंगे। क्या दिखाए जाएंगे दोस्त? वह कह रहा आधार पर 8 विकल्प के क्षेत्र पर पाठ्यक्रम दर्शाए जाएंगे। यहाँ परीक्षा पैटर्न सेमेस्टर आधारित है और छात्रों को 12वीं कक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 16 विकल्प आधारित पाठ्यक्रम पूरा करने होंगे। इन सभी पर जोर दिया जाता है। तो आगे या तो आपने देखा, फिर से ध्यान दें, अच्छे से समझ लें, कहा कि भैया जो कहीं ना कहीं आप फिर से मैं बता देता हूं, जो एनईपी है और एनसीएफ है, जो एनईपी आती है उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपका एनसीएफ भी बनता है, क्योंकि वह आपका जो पैटर्न कैसे कैसे लागू होगा, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उस पर जोर देता है। और यही बातें फिर से जब 2020 में आपका एनईपी आई, उसके बाद एनसीएफ आया। तो जब एनसीएफ आया दोस्त, तो उसी की बात या ड्रॉप आया है, कैसे कैसे संचालन किया जाएगा, किस स्टेज पर क्या चीजें होंगी, तो मैंने समझाने की कोशिश किया है। समझाने की कोशिश तो आप जरूर सीखे होंगे। मेरा प्रयास था कि कुछ ना कुछ आपको पॉइंट कीवर्ड दिए जाएं, या आप पा रहे होंगे कि आपको कहीं इस तरीके से चीजें मिलने वाली नहीं है। बहुत व्यवस्थित तरीके से खोजबीन करके चीजें व्यवस्थित किया गया है, सिखाने का प्रयास किया गया है। और जो अगर आपसे पूछा जाए, जो बच्चे का 5+3+3+4 वाला है,
जो 4 तरीके से है, 4 जो बच्चे का पहले 10+2 था उसको एनईपी की बात करें, इसको बदल दिया एनईपी। और एनईपी हर स्टेज पर जो एनसीएफ करेगा पैटर्न, एनसीएफ अपने अपने तरीके से चीजें व्यवस्थित करने पर जोर देता है। तो इस तरीके से जैसे उसका उद्देश्य की बात मैंने आपको किया, मसौदा कैसे कैसे तैयार होगा, तो इन सारी चीजों पर आपके पेपर में चीजें पूछी जा सकती हैं। आगे हम बात करेंगे जो परिवर्तन कब लागू होंगे। अब भाई इस पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एनईपी जो एनसीएफ है आपका, एनसीएफ है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2022-23, यह कब से लागू होगा या थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कर कि सरकार की घोषणा के अनुसार बात करें, अनुसार संशोधित एनसीएफ पर आधारित पाठ्य पुस्तकें 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में शुरू की जाएंगी। भैया कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुस्तकें आएंगी अब वह 2024 के बाद 2024-25 के सत्र में इसे लागू किया। मतलब आपकी अभी क्या चल रहा है, 23-24 वाला चल रहा है, अब जब आएगा 24-25 वाला उस शैक्षणिक सत्र में क्या होंगे, इसको लागू किया जाएगा एनसीएफ को। आगे करें, यह इंगित करता है कि एनसीएफ में प्रस्तावित परिवर्तन उस शैक्षणिक वर्ष से कक्षाओं में लागू होने लगेंगे। मतलब कहीं ना कहीं यह इंगित करता है भैया कि कहीं ना कहीं वह इंगित करता है 2024 के बाद ही चीजें लागू होंगी, आपके पैटर्न पुस्तकें आएंगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परीक्षा मूल्यांकन और विषय डिजाइन में परिवर्तन की कार्यान्वयन के लिए एक विशिष्ट समय रेखा भी प्रदान नहीं की गई है। मतलब ऐसे ध्यान दें करा कि जो परीक्षा एग्जाम है, जो मूल्यांकन है और सही कहीं ना कहीं जो विषय का डिजाइन है, जो विषय का बनाया जाएगा उसका डिजाइन में परिवर्तन के क्रियान्वयन के लिए कोई अभी समय प्रदान नहीं की गई है, कोई समय बताया नहीं गया है कि कब तक चीजें होंगी। लेकिन हो सकता है 24-25 से सारी चीजें धीरे धीरे पुस्तकें आ जाएंगी। आगे बात कर रहा है करेक्ट कि निष्कर्ष में देख लेते हैं, कंक्लूजन में देख लेते हैं, करेक्ट कंक्लूजन में देख लेते हैं कि एनसीएफ शिक्षा के प्रति अधिक अनुकूलनीय, मतलब शिक्षा के प्रति क्या होगा, एनसीएफ जो 22-23 है वह एजुकेशन के लिए क्या हो, अधिक बात करें अनुकूलनीय हो और साथ साथ शिक्षण के जो शिक्षार्थी केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण आंदोलन का प्रतीक है। कहीं ना कहीं उसके मतलब कहीं ना कहीं जो बाल केंद्रित शिक्षा और कहीं ना कहीं बच्चे के अनुकूलन को अनुकूलित करता हुआ वातावरण अनुकूलित करता हुआ, मतलब कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर पाए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन पर जोर देने की बात करता है। और कह रहा कि जो महत्वपूर्ण आंदोलन का प्रतीक है यह पूरे भारत में भारतीय शिक्षा विद्यालयों में पाठ्यक्रम डिजाइन और अनुदेशात्मक तकनीकों के लिए एक संपूर्ण आधार प्रदान करता है। यह 21वीं सदी में छात्रों और समाज की बदलती मांगों पर विचार करता है। तो इन सारी चीजों पर आप सभी ने सीखने की कोशिश किया। इसके अलावा एनईपी 2020 और प्रस्तावित एनसीएफ 2023 में उल्लेखित प्रस्ताव उल्लेखनीय स्तर की दृष्टि और विचार प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इन पहलों की सफलता अंततः इसमें शामिल विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता और कार्यों पर निर्भर करती है। इन नई पहलों की शुरुआत में आने वाली विषयों में आवश्यक बदलाव लाने की जबरदस्त क्षमता है। अतः यह परिवर्तन पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे तो उनके वास्तविक प्रभाव का सटीक आकलन करने में कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष लगेगा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे जो लिखा गया है दोस्त, वह कह रहा है कि बस इतना आप समझिए कि जो एनसीएफ है, जो एनसीएफ 22-23 वाला है, या एनसीएफ कहीं ना कहीं 23 वाला जो एनसीएफ है, जो आपका देखा कि जो 6 अप्रैल को चीजें मसौदा पेश किया गया था और इस पर यही कह रहा कि कहीं ना कहीं या 2024 के बाद या लागू किया गया पुस्तकें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी मार्केट में बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, जो बुक हैं, वह कहीं ना कहीं इस पर फोकस करते हुए, जिस पर जो मसौदा तैयार किया कहीं ना कहीं उसको बच्चे को फोकस करते हुए वह पुस्तकें बनाई जाएंगी। और जब पुस्तकें बनेंगी तो उस पुस्तकों को बच्चों को दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों को धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाए। एक कन्वर्ट किया जाए तो दिक्कतें हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वह पैटर्न दर पैटर्न आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। यह सारी चीज़ें आपके सामने था दोस्त। आप सभी ने कोशिश मैंने किया कि एनसीएफ 2023 है इसको सिखाया जाए, समझाया जाए। आप बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक बार जरूर आप लोग कमेंट करेंगे कि कैसा लगा सेशन, जरूर आप लोग बताएंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे।
यह बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी की EMRS के लिए बात करें जाए और उसके साथ साथ सीटेट के बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी DSSB का जो पेपर देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्त। तो बेहतर था कि आपको इसको बेहतरीन तरीके से सीख लेना है। जो आपको समझ नहीं आया है उसे जरूर आप लिख लें। देखिए, लिखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। लिखने से बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो समझ में कम आता है, लेकिन जब थोड़ा सा आप लिखते हैं तो फिर आपको लगता है कि हाँ भाई, हाँ ऐसे ऐसे है चीज़ें, पैटर्न बन जाती हैं और आप सीख जाते हैं दोस्त। जरूर प्रयास करेंगे, नोट भी कर लेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखें और एक बार पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।